सुप्रभात। अपना मैं मनोज चोटिया जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़ से। देखिए, अपन पढ़ रहे थे, पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था, अपना जो टॉपिक चल रहा था पुष्पीय पादपों की अकारिकी, और पुष्पीय पादपों की अकारिकी के अंतर्गत अपन ने जड़ पढ़ लिया था। आज का अपना टॉपिक है तना या स्टेम। ठीक है, जब हम पादप को दो भागों में विभाजित करते हैं तो एक भाग होता है उसका भूमिगत, और भूमिगत भाग कहलाता है जड़, और एक भाग होता है भूमि के बाहर जिसको हम कह सकते हैं वायवीय भाग, और वायवीय भाग क्या होता है परोह। परोह पादप का वायवीय भाग कहलाता है। और परोह को अगर हम विभेदित करें तो इसमें तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, फल, ये सारे क्या है परोह भाग है। ठीक है, तो अब अगर हम तने की बात करें तो परोह का जो मुख्य भाग होता है उसको हम कहते हैं तना, या अगर हम तने को परिभाषित करना चाहें तो क्या परिभाषा दे सकते हैं कि पादप का वह भाग जो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती यानी प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, और जो नीचे की तरफ जो बल लगता है जिसके अपन ने जड़ के अंतर्गत बात की थी गुरुत्वाकर्षण बल, तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती और धनात्मक प्रकाशानुवर्ती वृद्धि प्रदर्शित करता है। क्या कहलाता है तना। पादप का वह भाग जो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती या धनात्मक प्रकाशानुवर्ती वृद्धि प्रदर्शित करता है तना कहलाता है। ठीक है, अब तने के ऊपर अपन जानते हैं कलिकाएं पाई जाती है, या हमने जो संरचना देखी थी जड़ की आंतरिक संरचना, उस समय में भी मैंने आपको बताया था कि जड़ और तने की आंतरिक संरचना क्या होगी, समान ही होगी। अर्थात इसमें सबसे आगे वाला जो भाग है इस भाग को अपन क्या कहेंगे, इस भाग को अपन कहेंगे विभज्योतक क्षेत्र, विभज्योतक क्षेत्र। और विभज्योतक क्षेत्र के पीछे वाला जो क्षेत्र है जिसमें कोशिकाएं थोड़ी सी क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, या यूं कहें दीर्घीकृत हो जाती है, तो इस क्षेत्र को अपन कहते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र। ठीक है, और उसके पश्चात क्या होता है, कोशिकाएं अपना वास्तविक या मूल आकार प्राप्त करने लगती है, या यूं कह दें कि कोशिकाएं क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। इसलिए इस क्षेत्र को परिपक्वन क्षेत्र कहते हैं। तो यही संरचना अपन ने किस में देखी थी, जड़ में देखी थी। तीनों संरचनाएं, अंतर क्या है, अंतर केवल इतना है कि जड़ में यहां पर इस प्रकार से मूल गोप नामक संरचना पाई जाती थी, लेकिन यहां पर ये मूल गोप अनुपस्थित होता है। दूसरा अंतर अपन ने देखा था आंतरिक संरचना के अंतर्गत कि जड़ों के ऊपर क्या होता है, एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। तने के ऊपर एक कोशिकीय मूल रोम नहीं होते, तने के ऊपर क्या होते हैं, बहुकोशिकीय रोम होते हैं। किस प्रकार के, बहुकोशिकीय रोम होते हैं, मल्टी सेलुलर रोम। इसके अलावा अगर अपन अंतर देखना चाहें तो आप लोगों को मैं बता दूं, एक मुख्य अंतर जो तने और जड़ के अंतर्गत होता है, अगर हम साधारण रूप से बाजरा, मक्का या गन्ना इनके पौधे देखें तो हमें इन पौधों में दो संरचनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसको अपन कहते हैं पर्व संधि, और इसको कहते हैं पर्व। तो अगर जड़ और तने में अगर अपन अंतर करें तो मुख्य अंतर यही होता है कि तने के ऊपर पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है, जबकि जड़ के अंदर पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती। अब पर्व और पर्व संधियां क्या होती है, तो इन दो शब्दों से ही इन दोनों शब्दों की परिभाषा मिल जाती है। देखिए, ये वाला भाग है पर्व, ये वाला भाग है पर्व, तो हम कह सकते हैं दो पर्वों को जोड़ने वाली संरचना पर्व संधि कहलाती है। दो पर्वों को जोड़ने वाली संरचना पर्व संधि कहलाती है। और ये अपन जानते हैं क्या है, ये पर्व संधि है। तो दो पर्व संधियों के मध्य का भाग, दो पर्व संधि के बीच का भाग क्या कहलाता है, पर्व कहलाता है। और दो पर्वों को जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती है, पर्व संधि कहलाती है। तो पर्व और पर्व संधि दोनों कहां उपस्थित है, तने के ऊपर उपस्थित है, जड़ों के अंदर इसका अभाव है। अब देखिए तने के प्रकार, तने के प्रकार, तने दो प्रकार के होते हैं, शाकीय और काष्ठीय। देखिए, आप लोगों को पता है, अपन ने पहले भी चर्चा कर ली, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है,
थियोफ्रेस्टिस। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। और जीव विज्ञान को अपन ने दो भागों में विभाजित किया, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टिस और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। तो थियोफ्रेस्टिस क्यों है? तो थियोफ्रेस्टिस ने सबसे पहले क्या किया था? पादपों की अकारिकी के आधार पर उन्हें 4 भागों में विभाजित किया था। आप लोगों को मैंने बताया था कौन कौन से, शाक, क्षोभ, झाड़ी और वृक्ष। तो उसी आधार पे तने के प्रकार हैं 2 प्रकार, शाकीय और काष्ठीय। देखिए काष्ठीय किसे कहते हैं? जिनमें काष्ठ का निर्माण होता है, वुड। और वुड की परिभाषा क्या है? याद कर लीजिए आज ही। वुड या काष्ठ किसे कहते हैं? एक छोटी सी परिभाषा है, द्वितीयक जाइलम को ही क्या कहते हैं? काष्ठ कहते हैं। किसको कहते हैं? काष्ठ या वुड या लकड़ी, जिसको अपन साधारण भाषा में कहते हैं वुड क्या है? द्वितीयक जाइलम को ही क्या कहते हैं? काष्ठ कहते हैं। तो शाकीय के अंतर्गत जिसमें काष्ठ का निर्माण नहीं होता या द्वितीयक जाइलम का निर्माण नहीं होता, और द्वितीयक जाइलम का निर्माण किसके द्वारा होता है? द्वितीयक वृद्धि के द्वारा होता है। तो शाकीय सामान्यतः 1 वर्षीय पादप होते हैं। काष्ठीय जिनमें काष्ठीय उत्तक का निर्माण होता है। वृक्ष जिनमें मोटे तौर पे काष्ठ का निर्माण होता है। झाड़ी शाकीय और वृक्ष दोनों के मध्य की अवस्था है, ठीक है। उसके बाद में वृक्ष को 4 भागों में विभाजित करते हैं। कलम, देखिए उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा, बांस, बाजरा, गन्ना, क्या इसके उदाहरण है? कलम का मतलब है वह तना जिसमें पर्व और पर्व संधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम जड़ और तने में अंतर करें तो तने के ऊपर आप लोग जानते हो पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि पर्व और पर्व संधियां दिखाई दे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमेशा याद रखना, जहां कहीं से भी किसी भी पादप में किसी शाखा का निर्माण हो रहा है, ठीक है, या पत्ती निकल रही है या पुष्प निकल रहा है या फल निकल रहा है, या फल तो खैर पुष्प से ही फल बनता है, तो ये सारी संरचनाएं पर्व संधि से ही निकलेगी, पर्व से कोई संरचना नहीं निकलेगी। तो कलम उस तने को कहते हैं, उस वृक्ष को कहते हैं जिसमें पर्व और पर्व संधियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसके बाद में आता है पुच्छी। पुच्छी का मतलब है जिसमें एक क्राउन यानी मुकुट, पत्तियां और शाखाएं जो है वो केवल शीर्ष भाग पर ही पाई जाती है, और इस प्रकार से एक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम कह सकते हैं कि एक मुकुट जैसी संरचना का निर्माण शाखाएं या पत्तियां करती है। इस प्रकार के तने को क्या कहते हैं? पुच्छी। उदाहरण नारियल और खजूर। तीसरा है लिनाक्स, वृक्ष का प्रकार है वह तना जिसमें मुख्य तना तो क्या रह जाता है? छोटा रह जाता है, और उसकी शाखाएं जो है वो मुख्य तने से भी बड़ी बड़ी हो जाती है, मुख्य तने से बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, और मुख्य तना कम दिखाई देता है। इस प्रकार के तने को क्या कहते हैं? लिनाक्स। चौथा है बहिर्वेदी। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो नीचे वाली शाखाएं होती है वो तो बड़ी होती है, और ऊपर वाली शाखाएं जो है वो क्रमशः धीरे धीरे छोटी होती जाती है। इस प्रकार के तने को क्या कहते हैं? बहिर्वेदी प्रकार का तना। इसके अलावा और भी आ सकते हैं प्रकार, लेकिन वो शाकीय के अंतर्गत ही आएंगे, जैसे आरोही, ठीक है। आरोही के अंतर्गत अपने 2 चीजें आती है, एक तो आती है बेलने और एक आती है कठलताएं। तो कठलताओं के अंतर्गत तो क्या होता है? इनमें अधिक काष्ठीय उत्तक होता है और बेले में काष्ठीय उत्तक नहीं होता है, तो उसको अपन शाकीय के अंदर सम्मिलित कर सकते हैं। या आरोही की अगर अपन बात करें तो हम ये कह सकते हैं आरोही इस प्रकार के तने होते हैं जो अपने स्वयं के सहारे ऊपर की ओर नहीं बढ़ सकते, उन्हें ऊपर की ओर बढ़ने के लिए किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के तनों को हम आरोही कह सकते हैं। इसमें वल्लरी, कठलताएं, बेले ये सब सम्मिलित होती है। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे तने के रूपांतरण अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।